नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी में। हम आज से शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही अच्छी सीरीज, लॉन्ग आंसर कैसे लिखा जाए। इसमें केवल ये नहीं बताया जाएगा कि इंट्रो क्या होना चाहिए, बॉडी लिख दिया और कंक्लूजन और आपका आंसर हो गया। कई बार बच्चों को पूरा चैप्टर आता होता है, लिखना क्या है ये मालूम है, लेकिन फिर भी वो एक अच्छा आंसर फ्रेम नहीं कर पाते हैं। तो हम इसी जो समस्या को सॉल्व करेंगे और ये आपको गाइड करेंगी प्रॉपर अच्छे तरीके से हमारी स्टूडेंट सपना, जो कि स्टेट टॉपर भी रही हैं, और ये अपने अनुभव आपके साथ शेयर करेंगी जिससे कि आप एक अच्छा मॉडल आंसर लिख पाएं और पूरे में पूरे नंबर प्राप्त कर पाएं। एक और खास बात कि अगर अभी तक आपने कोई तैयारी बहुत खास नहीं करी है या तैयारी आपकी हो चुकी है, तो हम आपके लिए बहुत अच्छे शॉर्ट आंसर्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर सारी चीज लेकर के आ रहे हैं। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इतनी देर में ही स्किप कर गए होंगे वीडियो, क्योंकि उनकी आदत पड़ चुकी है रील। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, क्योंकि अच्छे नंबर्स के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। और ये केवल कहने की बात है 5 मिनट में बने टॉपर, ऐसे कोई टॉपर नहीं बनता। ये आपके सामने टॉपर खड़ी हुई हैं, इनकी सालों की मेहनत है, उसके बाद ही व्यक्ति टॉपर बनता है। तो आप अच्छे नंबर के लिए देखिए ध्यान से कैसे आंसर लिखा जा रहा है। हम हर चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सबको यहाँ पर कोशिश करेंगे एक एक करके वीडियो के द्वारा आपके पास लेकर के आए, जिससे आप एक अच्छा आंसर लिखना सीखें। और इनमें से ही मोस्ट प्रोबेबली आपको कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम्स में दिख जाएंगे। 6 क्वेश्चन होते हैं, 6 में से 3 करने होते हैं, तो आपको वहीं पर दिख जाएगा कि कितने क्वेश्चन में से आपको क्या क्या मिला। थैंक यू। हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग से। अब ये क्वेश्चन आप सबको देख के खुशी हो गई होगी कि बहुत इजी क्वेश्चन है और ये सब हम कर लेंगे। ये रीज़न ही यही है इस क्वेश्चन को पिक करने का, कि हम अच्छे से समझ पाए कि एक आइडियल आंसर जो होगा उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज व्हाट वर द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस की जगह आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस भी लिखा मिल जाएगा, लेकिन पूरा कंटेंट सेम रहेगा जो मैं बताने वाली हूँ। तो एज यू ऑल नो कि आपको एक आइडियल आंसर लिखने के लिए यू हैव टू फ्रेम द स्ट्रक्चर। तो उस स्ट्रक्चर में आपको डिवाइड करना है। फर्स्ट इज योर इंट्रो, जो कि ह्यूमैनिटीज में मोस्टली एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, जो कि आप 3 से 4 लाइन या 5 लाइन में मैक्सिमम खत्म कर दो। देन कम्स योर बॉडी, जो वो बॉडी सबसे लॉन्ग रहेगा एंड उसमें अच्छे अच्छे पॉइंट्स, जितने भी मतलब आपको रेलिवेंट पॉइंट्स उस क्वेश्चन से है वो सारे उसमें इंक्लूड करना है। देन कम्स कंक्लूजन विच इज द लास्ट पार्ट, एंड उसमें आपको 2 या 3 लाइन का लिखना होता है। इट इज अ काइंड ऑफ समरी कि ये तो हमने अचीव किया है और ये ऐसा करना है। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, फर्स्ट वी विल रीड द क्वेश्चन व्हाट वर द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हमें पता है कि दोज 3 पॉइंट्स, शेपिंग नेशन, एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी, सोशल वेलफेयर। बट हमें डायरेक्ट ही जंप नहीं करना कि हाँ फॉलोइंग आर द पॉइंट्स 1 2 3 डन। उसमें फिर एग्जामिनर भी आपको 1 2 3 के अकॉर्डिंग ही मार्क्स देंगे। तो आपको इसमें स्टार्ट करना है विद द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, डिस्पाइट अटेनिंग जैसा मैंने कहा था कि इंट्रो में आपको बैकग्राउंड लिखना है। तो चैलेंजेस थे, बट चैलेंजेस का बैकग्राउंड क्या था ये हमें बताना पड़ेगा। तो जैसे स्टार्ट किया, डिस्पाइट अटेनिंग इंडिपेंडेंस एट द मिडनाइट ऑफ 14-15 अगस्त 1947 द जर्नी अहेड वाज नॉट एज स्मूथ एज एक्सपेक्टेड बाय इंडियंस और एज एक्सपेक्टेड बाय पीपल। क्यों स्मूथ नहीं था अब बताना है। सो द ईयर ऑफ 1947 was year of unprecedented violence and trauma of displacement.
अब ये तो बता दिया मैंने ईयर ऐसा था, बट ईयर ऐसा क्यों था वो भी अगर लिख देंगे तो अच्छी बात होगी। तो इसमें हमने लिख दिया कि ईयर ऑफ अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस एंड ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट। Why? Because freedom came with partition. Therefore, India faced many challenges. Amongst those challenges, the most towering challenges were the three challenges which we will list. Amongst them, the most towering challenges were as follows. टावरिंग मतलब यहाँ पे इसका मतलब मेन से है कि मेन जो चैलेंजेस थे। अब हमने इंट्रो कंप्लीट कर दिया, हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बना दिया कि चैलेंजेस थे बट क्यों थे। देन कम्स द मेन चैलेंजेस विच इज द बॉडी ऑफ आवर आंसर। अब इसमें फर्स्ट है शेपिंग नेशन, शेपिंग अ नेशन। अब एग्जाम में आपको ये भी याद रखना है कि कुछ चीज़ों को आप हाईलाइट करो, जो जैसे ये है आपका सब हेडिंग है तो इसको आप हाईलाइट कर देना ब्लैक पेन से। शेपिंग ऑफ नेशन में हम इसमें लिखेंगे द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चैलेंज, क्योंकि ये सबसे मेन चैलेंज था। अगर नेशन ही नहीं रहेगा तो डेमोक्रेसी कहाँ एस्टैब्लिश करोगे, वेलफेयर कहाँ देखोगे, किसका देखोगे? तो पहले तो आप राष्ट्र निर्माण करोगे, उसके बाद आप सारी चीजों का ध्यान रखोगे। तो दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चैलेंज। चैलेंज वॉज टू शेप अ नेशन दैट वॉज यूनाइटेड येट अकोमोडेटिव ऑफ द डाइवर्सिटी। जितनी भी डाइवर्सिटी उनको अकोमोडेट करके रखा है। ये नहीं कि अच्छा हिंदूज मेजोरिटी में सारे फेस्टिवल मनाए जाएंगे, ठीक है, हर जगह हर दिन उन फेस्टिवल्स के टाइम छुट्टी होगी, बट अगर कोई दूसरे रीजन की बात हो रही है वो माइनॉरिटी में, तो नहीं, क्या जरूरत है क्रिसमस सेलिब्रेट करने की, क्या जरूरत है ईद सेलिब्रेट करने की, ये नहीं होना चाहिए। या सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो डाइवर्सिटी के रिस्पेक्ट उस सेंस में कह रहे हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चैलेंज वॉज टू shape a nation that was united of the diversity present। अब डाइवर्सिटी किस सेंस में थी? ऑफ द डाइवर्सिटी दैट इज सोशल, एथनिक, रिलीजियस, धर्म के आधार पर थी, और लैंग्वेज। देखते हैं ना कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स का क्रिएशन हुआ, आंध्र प्रदेश फॉर एग्जाम्पल, एंड लिंग्विस्टिक accommodative of the diversity that is social, economic, religious, linguistic and cultural। तो एक चैलेंज तो था कि डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना। दूसरा चैलेंज वाज इंडिया वाज फ्रैगमेंटेड इनटू प्रिंसली स्टेट्स। फाइव 65 princely states।
एंड द इंटीग्रेशन ऑफ विच सीम्ड इम्पॉसिबल, क्योंकि 565 प्रिंसली स्टेट्स को अपने में मिलाना, क्योंकि बाल्कन तो बोल के चले गए थे, माउंटबेटन जो बाल्कन प्लान लेके आए थे उसमें उन्होंने यही तो कहा था कि अगर प्रिंसली स्टेट्स दे वांट टू जॉइन इंडिया, मोस्ट वेलकम, पाकिस्तान मोस्ट वेलकम, इंडिपेंडेंट मोस्ट वेलकम। तो अब यहाँ तो ये जो छोड़ के चले गए, लेकिन चैलेंजेस तो फेस हम कर रहे थे ना। तो 565 प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करना एकदम इम्पॉसिबल टास्क लग रहा था, बट थैंक्स टू सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने इस मुश्किल काम को, नामुमकिन काम को भी मुमकिन करके दिखाया। एक और चैलेंज ये था कि इंडिया ने उसी समय पार्टीशन देखा था, पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेस देखे थे कि इतना ब्लडशेड हुआ, लोगों के घर टूटे, सब कुछ हुआ, तो एक डर बैठ गया था मन में। जब कोई एक छोटा बच्चा भी कोई ट्रॉमा फेस करता है तो पूरी लाइफ वो उस चीज को उसके दिल में बैठी रहती है। यहाँ इतनी भारी जनसंख्या ने इतना सब कुछ देखा जो उन्होंने कभी सोचा तक नहीं था, तो ऑब्वियस ही बात है ट्रॉमा, पार्टीशन, फ्रीडम के साथ साथ ट्रॉमा भी आया लोगों के मन में। तो उनको डर था फर्दर बाल्कनाइजेशन का। फर्दर बाल्कनाइजेशन से मतलब है कि और छोटे छोटे टुकड़ों में देश विभाजित ना हो जाए, क्योंकि पहले से ही प्रिंसली स्टेट्स हैं, उसमें भी सब लड़ेंगे तो सब और टूटेगा। So India at that time had experienced partition, due to which people feared, लोगों के मन में डर था, कंफ्यूजन था, ambiguous of further balkanization। और इसके साथ एक और चीज मुझे ऐड करना है, नॉलेज होना और नॉलेज को प्रेजेंट करना, ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। तो आप इसमें ना पूरा पैराग्राफ ना बना के पॉइंट्स में डालो, जिससे एग्जामिनर को पॉइंट्स आपके एकदम स्ट्रेट दिखेंगे कि अच्छा बच्चे को नॉलेज है। वहां पे आपको ये प्रूफ करना है कि यू आर नॉलेजेबल एंड यू नो द आंसर फॉर दैट। तो इसके लिए आप पैराग्राफ मत लिखना, क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना, पैराग्राफ में कुछ पॉइंट जो ऐसे होते हैं ना, जैसे जल्दी जल्दी चेक करने में मिस हो जाएंगे, लेकिन जब आप हाईलाइट कर रहे हो, अलग अलग पॉइंट्स डाल रहे हो, तो ऐसे दिखेंगे कि 1 2 3 4 पॉइंट्स है, चलो ठीक है, एज रिक्वायर्ड, जो भी रिक्वायरमेंट था उसको फुलफिल किया है तो मार्क्स तो मिलने ही है। तो देखो, शेपिंग ऑफ नेशन में हमने 3 पॉइंट्स इसमें डिस्कस कर लिए कि इसमें ये 3 चैलेंजेस थे। सेकेंड चैलेंज, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना। इंडिया जो इतने सालों से नहीं, सेंचुरी से ही इनफैक्ट कॉलोनाइज था, उससे पहले फिर मुगल्स रूल कर रहे थे, तो फिर हम लोगों के लिए उस टाइम पे डेमोक्रेसी क्या होता है वो समझना बहुत मुश्किल था। और स्पेशली ऐसी कंट्री में जहाँ बहुत गरीबी हो, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इलिटरेट है, इलिटरेट मतलब अनपढ़, नॉट कि वो मतलब कम पढ़े लिखे हैं, जो अनपढ़ पॉपुलेशन है उनको यही नहीं पता वोटर आईडी कार्ड क्या होता है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। अब कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, लेकिन उनको समझने के लिए भी तो आपके पास काबिलियत चाहिए, तो वो सारी प्रॉब्लम थी यहाँ पे, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड वॉज एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी। India adopted parliamentary form of government with representative democracy। अच्छा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही क्यों चूज किया हमने? तो क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, मतलब आज़ादी से पहले 1935 से आप समझ ही गए होंगे।
तो उस समय क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने, जब हम कॉलोनाइज थे उसी समय, ये एक एक्ट लाया था। तो उस एक्ट के थ्रू वो हमारी कंट्री को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के थ्रू ही हमें रूल कर रहे थे। तो हमें थोड़ा एक्सपीरियंस था कि ये सिस्टम होता कैसा है, और हमें लग रहा था ये बहुत एफिशिएंट है, और जो कि कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि इसमें 2 हाउसेज होंगे, आप अपने सब्जेक्ट मैटर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इसमें हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, हम ये देख सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर सोसाइटी, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी निगलेक्ट नहीं हो रही है। तो इसकी वजह से हमारे जो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम कर रहे थे, उन्होंने देखा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन बी आइडियल फॉर इंडिया, इसीलिए चूज किया गया। बट आपको एग्जाम में ये नहीं लिख के आना है, ये बस एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। सो इंडिया अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विथ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तब अब यहां था विच मेंट कि लोगों के पास राइट होंगे अपने लीडर्स चुनने का। विच मेंट पीपल will have the right choose their leaders through election. But for a country like ours, हमें तो नहीं पता था ये क्या है, तो हमारे लोगों को समझाने के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बट फॉर अ कंट्री लाइक आर्स, drafting a constitution alone was not enough. अब एक बात बताओ, कोई एक सिस्टम है, ठीक है, जैसे डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप है, आपको पता ही नहीं है वो होता क्या है, बस एक रूल बुक बना दिया, स्पेशली उस कंट्री में जहां लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन का कोई फायदा नहीं उठा पाएगा, क्योंकि आधी से ज्यादा जनसंख्या को पता ही नहीं होगा कि फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी में क्या फर्क है, या हमारे पास कुछ बेसिक राइट्स भी होते हैं। तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बना देना ही इनफ नहीं था, सबसे बड़ा चैलेंज था, और जो सबसे जरूरी पार्ट था, कि डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को रियलिटी में इस्टेब्लिश करना, जिसके जो हमने जनरल इलेक्शन में देखा कि चैलेंज था, लेकिन उसको इस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी था। डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस अगर नहीं आएंगी तो वो कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं कि वो अनयूजफुल है, वो बस ऐसी पड़ा रहने दो किसी ग्रंथ की तरह। अलोन वॉज नॉट इनफ, इट रिक्वायर्ड establishment of democratic practices in reality. अब इसमें हम एग्जाम्पल दे देंगे। द जनरल इलेक्शन, फर्स्ट जनरल इलेक्शन आफ्टर इंडिपेंडेंस, वॉज अ मैमथ एक्सरसाइज, बहुत बहुत बड़ा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम था। क्यों इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम था? क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा था, बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन में, एक तो इतने बड़े पॉपुलेशन के साथ पहली बार ऐसा कोई डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस किए जा रहे थे, और दूसरा रीजन ये था कि लोग जो थे वो इलिटरेट थे, तो समझने में दिक्कत। वही आप सेकंड चैप्टर में इसका पढ़ चुके होंगे कि 40 लाख जो इलेक्टोरल रोल्स थे उनको दोबारा से रिवाइज करने के लिए कहा गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा। क्यों? क्योंकि उस समय ऐसा था कि नाम नहीं था औरतों का, इसकी वाइफ, उसकी बेटी, ऐसे करके लिखा हुआ था। The general election 1951 to 52 was a mammoth exercise to conduct, as huge population was illiterate and inexperienced.
electoral roles. So now we are done with our second challenge as well. अब हम third challenge की तरफ बढ़ते हैं. Third challenge was social welfare. कि पूरे समाज का विकास जो था अब बहुत मेन अटेंशन में आ गया था. ये नहीं कि कोई एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो फ्लरिश करती जा रही है, बढ़ती जा रही है, अमीर होती जा रही है और बाकी जो है वो सफर कर रहे हैं. अब ये नहीं होना चाहिए. अब सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी दोनों को कम करना था. इंडियन सोसाइटी एट दैट टाइम was characterized by जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो कीवर्ड्स है उनको हाईलाइट जरूर करना है, दूसरे पेन से कर लेना. बाय सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, दैट इज क्लास एंड कास्ट बेस्ड डिविजन्स, स्पेशली कास्ट बेस्ड. देखो आज 2025 में भी हमें मतलब आए दिन अगर आप थोड़ा न्यूज़ पढ़ो तो कोई ना कोई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का रिजल्ट मतलब कोई ना कोई इंसिडेंस हमें देखने को मिल जाता है. तो अब आप इससे कंपेयर करके आइडिया लगा सकते हो कि पहले के टाइम में किस तरीके का डिवीजन होता था. कास्ट बेस्ड डिवीजन मतलब डिस्क्रिमिनेशन को सिंबलाइज कर रहा है ये. Therefore, ensuring equality and progress of entire society was a severe challenge. अब ये एक चैलेंज क्यों था? क्योंकि पहले तो आइडेंटिफाई करना कि कौन से वो लोग हैं जिनको मदद की सबसे पहली ज़रूरत है और दूसरा वो मदद कहाँ कैसे पहुंचाई जाए. फिर इसमें आया एक्शन में अफर्मेटिव एक्शन. अफर्मेटिव एक्शन मतलब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन समझ सकते हो. अब देखो सबका जो कंपटीशन है, अगर दो लोग बराबर है मतलब वो सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस उनकी बराबर है तब तो आप उनको सेम लेवल दे सकते हो कंपटीशन के लिए. बट कोई इंसान जो एसी कमरे में बैठ के पढ़ रहा है और कोई जो मजदूरी करके 2 घंटे 4 घंटे मुश्किल से निकाल रहा है, तो क्या उनको इक्वल ट्रीट करना सही है? क्योंकि उन लोगों का जो रियलिटी मतलब जो स्टार्टिंग लाइन है वो ही बहुत अलग है. तो यहाँ भी ऐसा ही था कि बहुत लोगों का स्टार्टिंग लाइन बहुत लोगों का फिनिश लाइन के बराबर था. तो यहाँ पे ये इंश्योर करना कि इनको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू उठाया जाए, थ्रू रिजर्वेशन और ये सब, वो बहुत ज़रूरी हो गया था. अब उसको किस तरीके से डिस्पेंस किया जाएगा वो भी चैलेंज था. डीपीएसपी विच इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें डीपीएसपी में वेलफेयर लिखा कि ऐसा ऐसा होना चाहिए. मार्किंग नहीं, मेंशनिंग कर दो इसको. मेंशन्ड वेलफेयर गोल्स. अब हमारे चैलेंजेस खत्म हो गए. लास्ट इज कंक्लूजन. तो अब हमें ये लिखना है कि दो, जैसे अब हमें बताना है कि हमने कहाँ से शुरू किया कहाँ खत्म किया, एक समरी होनी चाहिए. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं
अब एक लाइन में वो कहाँ से स्टार्ट किया था वो बता दिया कि इंडियाज बर्थ एज एन इंडिपेंडेंट नेशन वाज नॉट मियरली अ पॉलिटिकल शिफ्ट। सिर्फ पॉलिटिकल ये नहीं था कि हाँ ब्रिटिशर्स चले गए डेमोक्रेसी आ गई, बट इट वाज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, वो चैलेंजेस जो साथ में आए, ठीक है। हाउएवर इट सक्सेसफुली प्रूव्ड इटसेल्फ। इट प्रूव्ड इटसेल्फ टू एक्सटर्नल स्पेक्टेटर्स। क्यों? क्योंकि उस समय वेस्ट नेशंस को लग रहा था कि ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ये कंट्री बहुत जल्दी खत्म होगी इन द सेंस कि ये अपना जो इंडिपेंडेंस है, जो हार्ड एंड इंडिपेंडेंस है, वो इसको फिर से लूज कर देंगी। आप चैप्टर 2 में याद करो, बहुत सारी मैगजीन ने, बहुत सारे एडिटर्स ने जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिखा था कि अरे ये तो बहुत बड़ी गलती कर रही है, ये बहुत बड़ा जुआ है डेमोक्रेसी के सेंस में, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के सेंस में, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री के लिए जो डेवलपिंग है, जहाँ पे पॉपुलेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, क्योंकि पहले के टाइम जब इंडिया में ये एक्सपेरिमेंट करने से पहले डेमोक्रेसी का ये समझा जाता था कि डेमोक्रेसी जो है ये सिर्फ वेस्टर्न एलाइट सोसाइटी के लिए, एलीट सोसाइटी के लिए, हमारे लिए नहीं है। So it proved itself to external spectators as well by establishing resilient democracy, integrated nation, and social justice. अब आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, बट आप एक बार इस आंसर को वीडियो खत्म होने के बाद एक बार अच्छे से रीड करना। आप देखोगे कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे मैंने लिखे हैं जो बुक में एज इट इज सेम लिखे हैं। उसका रीजन ये है कि जो कीवर्ड्स होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बुक आपको इसलिए नहीं दी गई है ना कि सिर्फ स्टोरी समझो, आपको कीवर्ड्स का भी ध्यान रखना होता है, और एग्जामिनर को ये अट्रैक्ट करता है कीवर्ड्स, कि उनको लगता है कि अच्छा बच्चे ने बहुत मेहनत किया तभी सारे वर्ड्स अच्छे से पता है। तो जैसे कुछ, और उनको अंडरलाइन जरूर करना, मार्क जरूर करना। जैसे ये आपको बुक में स्ट्रेट दिख जाएगा, ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस, ये सब, ठीक है। और अब ये सीरीज तो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन अगर आप ऐसा कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में हो जो आप चाहते हो कि जिसका इस तरीके से इस फॉर्मेट में एक्सप्लेनेशन मिले, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना और